नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी हेडलाइन। मैं सुभाष राज। दवाओं का गोरख धंधा एक ऐसा धंधा है जिसकी पार आज तक कोई नहीं पा सका है। इस धंधे का कमाल देखिए कि आप अगर केमिस्ट के पास जाएंगे तो आपको जो दवा 100 रुपए की मिल रही है वही दवा ऑनलाइन ऑनलाइन ड्रग बेचने वाले लोग 10 रुपए में भी आपको घर पर डिलीवर कर देते हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव है कि जो दवा हमें 100 रुपए की खुले बाजार में मिल रही है वह ऑनलाइन में हमें 80% पर मिल जाए। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, जो इस दवा के धंधे को रेगुलाइज करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से बनाई गई बॉडी के एक रिटायर अधिकारी हैं, सीबी गुप्ता साहब। वो हमें बताएंगे कि ये गोरख धंधा कैसे चलता है और क्यों इस पर कंट्रोल करने में अथॉरिटीज को, विशेषकर सरकारी एजेंसियों को आज तक दिक्कत आ रही है। तो गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्क्रीन पर। तो गुप्ता साहब नमस्कार, हिंदी हेडलाइन में नमस्कार आपका सर। स्वागत है। थैंक यू। तो पहला सवाल यही है कि जो दवा खुले बाजार में 100 रुपए में मिल रही है वो ऑनलाइन कंपनियां 20 रुपए में या 10 रुपए में घर पर डिलीवर कैसे कर देती हैं? दरअसल क्या है कि ऑनलाइन कंपनियों का एक जो ग्रुप है वो बल्क परचेज करता है, और बल्क परचेज करके उन जो भी बेनिफिट होते हैं उसको पास ऑन कर देता है कंज्यूमर को। जबकि मेडिकल स्टोर वाले उस बेनिफिट को पास ऑन नहीं करके अपने पास ही रख लेते हैं टोटली। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ऑनलाइन कंपनियां जो दवाइयां आपको घर पे डिलीवर करती हैं ये कोई घोटाला करती हैं। ये अपने प्रॉफिट्स को शेयर करती हैं कंज्यूमर के साथ में, पेशेंट्स के साथ में। और दूसरा, जो ये बल्क परचेज करती हैं तो उसमें जितना भी बेनिफिट होता है नेगोशिएशन से वो भी पास ऑन कर देती हैं कंज्यूमर्स को। नहीं, इससे ये बिल्कुल साफ हो गया आप जो बता रहे हैं उससे कि दवा बनाने के केंद्र से लेकर, यानी दवा निर्माता से लेकर और केमिस्ट तक, खुले बाजार में रिटेल बाजार तक आने में दवा का मूल्य जो 100 रुपये हो रहा है वो वास्तविक मूल्य उसका उतना है नहीं, और ऑनलाइन कंपनियां ग्राहक बनाने के लिए उसको डिलीवर कर देती हैं। तो ये लोग क्यों नहीं डिलीवर करते, और कौन सी अथॉरिटी है जो इनको कंट्रोल कर सकती है कोई आप डिलीवर क्यों नहीं कर रहे हैं, जब ये साफ हो चुका है कि 80-80% का छूट तो ग्राहक को दी जा रही है, निश्चित तौर पर वो भी कमा रहे होंगे। तो आखिर अथॉरिटीज हम्म। क्यों इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान दे पा रही है? दरअसल सरकार का महकमा जो है एनपीपीए बहुत बड़ा महकमा है, और प्राइस रेगुलेशन के लिए उनके पास पूरी अथॉरिटी है। पर वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट में बहुत कम काम करते हैं। वो प्राइस उन्हीं की करते हैं जो नेशनल इसेंशियल ड्रग लिस्ट में है, और दूसरी ड्रग्स को तब करते हैं जब सरकार की तरफ से कोई उनको प्रपोजल भेजा जाए कि इनको कम करना है। सरकार का मानस देख के वो उन चीजों को कम करते हैं। जैसे पहले 42 के एंटी कैंसर ड्रग्स की जो दवाइयां थी उनको उन्होंने नोटिफाई किया, काफी रिड्यूस करके, और नोटिफाई किया। पिछली बार भी अपनी बात हुई थी। लेकिन जो रेगुलर प्राइस नोटिफिकेशंस हैं या कम करने का जो करते हैं उनकी प्रक्रिया है वो केवल इसेंशियल ड्रग्स के साथ में ही है। तो इसमें क्या है कि जो प्रक्रिया है वो बड़ी पेचीदा बना रखे हैं इन लोगों ने। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ तो उनको रिप्रेजेंट किया कि इस दवा की प्राइस ये है, इसमें इतना मुनाफा है, तो वो उसको इमीजिएटली कर दें कम। वो प्रक्रिया बड़ी लंबी खींचते हैं। और जब तक वो प्रक्रिया जो नोटिफाई करते हैं, और जब तक प्राइस नोटिफाई होके कम होती है, तब तक कंज्यूमर का या डॉक्टर्स का इंटरेस्ट कम हो जाता है, दूसरी दवाई आ जाती है मार्केट में। तो इस सब चीज के लिए एनपीपीए जिम्मेदार है। और एनपीपीए क्या है कि नोटिफाई तो कर देती है प्राइसेस को, लेकिन उनकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही, उसके लिए वैसा ही सिस्टम है उन लोगों का कि अगर कोई जैसे लोकसभा या राज्यसभा में कोई क्वेश्चन लगाए तो वो सीधा जवाब यही देते हैं कि इसकी पालना हो रही है। नहीं, अभी जैसा आपने बताया, लेकिन एनपीपीए के रूल्स में तो ये है कि एक निश्चित मात्रा में, मुझे याद है 5 साल पहले तक 5 करोड़ की सालाना सेल जिन दवाइयों की हो जाती है उन दवाओं को एनपीपीए की लिस्ट में लाने का प्रोविजन है, लेकिन वो लाई नहीं जाती। वो जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग है उनके लिए है।
प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए। शेड्यूल ड्रग्स में तो जो इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट में है वो सारी दवाइयां एनपीपीए नोटिफाई करती है। 800 से ज्यादा फॉर्मुलेशंस हैं हर साल, मतलब एक बल्क में जैसे निकालते हैं ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स के मुताबिक उनकी जब अप एंड डाउन होती है, तो अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च के लास्ट वीक में भी उसको संशोधित करके पूरी लिस्ट निकालते हैं ये लोग। नहीं, जो नॉन तो शेड्यूल ड्रग का आपने बताया है कि नॉन शेड्यूल ड्रग्स हैं वो जो इस तरह से 5 करोड़ की सेल के दायरे में हैं, तो उन नॉन शेड्यूल ड्रग्स पर ध्यान क्यों नहीं देता है एनपीपीए, जबकि उनका भी बड़ा लंबा चौड़ा बाजार है, लाखों लाख करोड़ की दवाइयां बिकती हैं। अब ये सब चीजें सरकार के मंशा के अनुरूप विभाग चलते हैं। सरकार की जब मंशा होगी इन चीजों को कंट्रोल करने की तो कंट्रोल हो जाएंगी। सरकार के मंशा नहीं है तो कंट्रोल नहीं करते हैं ये लोग। जैसे सरकार की मंशा थी कि एंटी कैंसर ड्रग्स को कंट्रोल किया जाए, इन्होंने 42 ड्रग्स के नोटिफाई कर दिए प्राइसेस। लेकिन वो दवाइयां जो कैंसर की नोटिफाई की हैं उनके दाम वास्तव में बाजार में कितने कम हुए हैं कम इसका। हुए। इन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा या राज्यसभा में, मुझे याद है कि इन्होंने बताया था कि ये 500 कुछ फॉर्मुलेशंस हैं जिसके इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट कम हो गए। तो इनके अनुसार कम हुए, लेकिन कंज्यूमर ही बता सकता है और हॉस्पिटल्स बता सकते हैं कि कितना कम हुआ और कितना नहीं हुआ। नहीं गुप्ता साहब, मूल सवाल है कि जनता आखिर जाए कहाँ, मतलब जब ये बिल्कुल साफ है कि दवा कंपनियां और उनका जो नेटवर्क है विपणन का या मार्केटिंग का जो नेटवर्क है जिससे दवाएं बिकती हैं केमिस्ट तक आकर, जब सबको पता है कि इतना बड़ा इसमें झोल है, तो आखिर अथॉरिटी सरकार ये सब क्यों ध्यान नहीं दे रही है, क्यों, जबकि करोड़ों लोग अस्पतालों में आते हैं, लाखों मारे भी जाते हैं इलाज के अभाव में, तो फिर आखिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से, क्या ये लॉबी इतनी हथियार लॉबी से भी ज्यादा ताकतवर है। दरअसल क्या है, पॉलिटिशियंस मिले हुए हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के साथ में पॉलिटिशियंस हैं। और जब पॉलिटिकल मंशा नहीं हो सरकार की तो कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर पॉलिटिकल मंशा हो तो तुरंत कंट्रोल हो सकती है कोई सभी चीजें। पॉलिटिकल मंशा से क्या है आपका तात्पर्य, सर्विस के दौरान क्या आपको ऐसे पॉलिटिक्स अनुभव हुए इन्वॉल्व कि। होते हैं, पॉलिटिक्स पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं इन चीजों में, और वो नहीं करने देना चाहते सरकार को। तो सरकार उनके आगे घुटने टेक देती है, जबकि ये तो करोड़ों लोगों यही के लोग हैं जीवन। जो सरकार चलाते हैं, वो भी पॉलिटिकल लीडर हैं, अपोजिशन में हैं वो भी पॉलिटिकल लीडर हैं। तो दोनों की मिली भगत होती है इन लोगों की, और उसकी वजह से जो है ना सरकार फिर ढीली पड़ जाती है। गुप्ता साहब, इस दवाइयों के गोरख धंधे में अब वो प्राइवेट अस्पताल भी कूद गए हैं और उन्होंने हम्म। अपने अपने अस्पतालों में बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी दुकानें 50-50 के केमिस्ट स्टाफ के साथ खोल रखी हैं और मरीजों को बाध्य किया जाता है कि वो वहीं से दवाइयां लें, जबकि वो सामान्य बाजार में उपलब्ध दवाओं से भी 20% तक ज्यादा, यहाँ तक कि प्रिंट रेट पर दवाइयां बेच रहे हैं वो। तो इसको कैसे रोका जा सकता है। अस्पताल तो खुली लूट कर रहे हैं अपने मेडिकल स्टोर खोलकर, हम खुद भी देखते हैं, कई बार हम जब अस्पताल में जाते हैं वहां से दवा लेते हैं और बाहर से दवा लेते हैं, बहुत अंतर होता है, कैसे रोका जाए अगर इसको। वो फोर्स करते हैं, अगर वो फोर्स, दरअसल क्या है, अस्पतालों का नियंत्रण क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और रूल्स के तहत होता है। जी। इसके लिए इनको पंजीयन कराना होता है, और हम्म। पंजीयन कराने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उनके पास जाना होता है। जी। अगर कोई वायोलेशन किसी चीज का होता है हम्म। तो इनको पंजीयन अथॉरिटी को कंप्लेंट करना चाहिए। वैसे अस्पतालों के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि हम्म। इनको सेवा उपलब्ध सुविधाओं के लिए जो है ना, जो दर है वो हम्म। डिस्प्ले करनी चाहिए। हम्म। और जो उपचार निर्देश है, मतलब जो मेडिकल डायग्नोसिस वगैरह के लिए जो कुछ चिकित्सा स्थितियों के लिए इन्होंने रूल्स बना रखे हैं, जैसे एलोपैथी के लिए 227 बीमारियों के लिए नोटिफाई कर रखा है। अच्छा। तो ये चीजें सब डिस्प्ले करनी चाहिए। प्राइसेस की बात होती है, अगर वो फोर्स करते हैं, फोर्स नहीं कर सकता कोई भी हॉस्पिटल कि हमारे मेडिकल स्टोर से ही लें आप दवाइयाँ। अगर वो फोर्स करता है तो वो जो क्लिनिकल रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उसको कंप्लेंट कर सकते हैं उसके लिए, या गुप्ता एनपीपीए को साहब, कंप्लेंट कर सकते हैं। गुप्ता साहब फील्ड ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। डॉक्टर ने अगर डिफरेंट कह होती दिया है, कि बिल्कुल मैं दवा समझता बाहर हूँ, यहाँ आपकी से बात लानी है बिल्कुल आपको। समझता हूँ मैं। जी। लेकिन अब इसके लिए क्या है कि कंज्यूमर अवेयरनेस मेन चीज है, कंज्यूमर अवेयरनेस। जी।
तो नहीं तब। कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स करते रहे गवर्नमेंट या जी। एनपीपीए, और बताते रहे कि ये रूल्स और रेगुलेशन है। अगर कोई आपके साथ में प्रॉब्लम होती है, आपको कोई बाध्य करता है, ज्यादा चार्ज करता है, तो इस अथॉरिटी के पास जाएं और कंप्लेंट करें। लेकिन कोई भी जो है आज की तारीख में कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि हारमोनी कौन खराब करेगा साहब? नहीं, हारमोनी खराब नहीं करेगा का तो कोई अर्थ नहीं है, टाइम भी क्योंकि नहीं है लोगों के पास में। सरकार की नौकरी करने के बाद हारमोनी का कोई महत्व नहीं है। वहां फिर आपको सरकार के हाँ, नियम कायदे और जनता के हितों का ख्याल रखना है। खैर, लेकिन बिल्कुल। इनको रोकने में क्या प्रॉब्लम है? ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट या आपके जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो वो इनका निरीक्षण वो और भी उनकी भी मंशा साहब कभी नहीं नजर आती मुझे। जी। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, जी। सेंट्रल के नोटिफिकेशंस, हर एक ऑफिसर को उसकी जानकारी होती है। हम्म। पर वो जब इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो उस चीज को देखते ही नहीं है। और जी। इस चीज के लिए फिर एनपीपीए ने, अगर आप एनपीपीए से कोई आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि इस स्टेट ने कितने आपको मैटर्स डिस्क्लोज करके दिए या उसमें पाए गए ज्यादा चार्ज करने के लिए, तो हम्म। ये लोग कहते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है और सब कुछ ठीक है, और हमें जो रिपोर्ट्स प्राप्त होती रहती हैं इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। नहीं तो इन पर कंट्रोल कौन करेगा? जो ड्रग इंस्पेक्टर्स और जो इस तरह की झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं। स्टेट ड्रग कंट्रोलर के अंडर में होते हैं। अपने यहाँ राजस्थान में कमिश्नर है इसके लिए, एफएसडीसी, जी। मिस्टर नकाते हैं। नहीं गुप्ता साहब, ये सब तो सतही चर्चाएं हैं, मैं और आप अभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन नकाते हम्म। साहब तक पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं है। आप कोई ऐसा रास्ता बताएं कि जब कभी किसी को ड्रग से संबंधित कोई दिक्कत आए, प्राइस को लेकर, उसके असलियत को लेकर, उसके स्पूरियस ड्रग होने को लेकर, तो वो सीधे कहाँ जाए जिससे कि सीधे उस पर कार्रवाई हो, उस केमिस्ट पर, उस होलसेलर पर, उस दवा निर्माता की। साहब, इसके लिए पहली चीज तो अगर एनपीपीए से प्राइस से रिलेटेड कोई मामला है जी। और थोड़ी भी जानकारी है, अगर नहीं है, तो हम जैसे लोगों से वो वेरीफाई करवा सकता है। हम उसको असिस्ट करेंगे ऑनलाइन कंप्लेंट दाखिल करने के लिए कंपनी के खिलाफ, जो भी है। दूसरी हुई कि ड्रग की क्वालिटी है, अगर वो कमिश्नर के पास जाता है तो मेरे ख्याल से कमिश्नर अच्छी तरह सुनेंगे और हाथ के हाथ कार्रवाई करेंगे उसके लिए। गुप्ता साहब, ये अभी आपने जो बताया कि एनपीपीए की लिस्ट और ये सब चेक करके और आप ऑनलाइन शिकायत जो करेंगे, तो ऑनलाइन शिकायतें कहाँ होती हैं कंपनियों और इन केमिस्ट और ड्रग वालों के खिलाफ? कौन सी अथॉरिटी को शिकायत की जानी चाहिए? प्राइसेस से रिलेटेड एनपीपीए, और स्टेट में कमिश्नर अच्छा। एफएसडीसी जो हैं उनको कंप्लेंट की जानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट्स में है तो ड्रग इंस्पेक्टर या असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर है, उनको कंप्लेंट की जा सकती है। और कुछ स्टेट्स ने तो इसके लिए जो है एक कस्टमर केयर नंबर जैसे होता है, उस जी। तरह भी बना दिया है। अगर आप उस पर कंप्लेंट करते हैं, एनपीपीए ने भी दे रखा है नंबर, हम्म। तो उस पर कंप्लेंट करते हैं तो वो दर्ज करते हैं उस कंप्लेंट को, और स्टेट ड्रग कंट्रोलर या जिसको भी है वो जांच के लिए भिजवा देते हैं और कार्रवाई करते हैं। देखिए, अभी अपन ने जितनी भी बात की उसमें ये आया कि अथॉरिटी चाहें तो कोई भी कार्रवाई कर सकती हैं, और शायद दिखावे के बिल्कुल। लिए कुछ कार्रवाइयां होती भी हैं। तो कोर्ट में जब केस चला जाता है, तो क्या कारण है कि मर्डर में भी आदमी को 10 साल में सजा हो जाती है, या किसी सिविल मामले तक 2 4 5 साल में सुलझ के आ जाते हैं? 25 25 30 30 साल पुराने मामले, मैंने अभी एक रिपोर्ट चेक की थी, चल रहे हैं कोर्ट में, और आज तक किसी केमिस्ट, किसी दवा कंपनी के मालिक या किसी होलसेलर को सजा नहीं हुई। क्या कारण है? आपको बताऊं कि मैंने भी ड्रग से रिलेटेड मामलों में कितनी सजा हुई, क्या हुआ, उसके बारे में आरटीआई में एक एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन वो सब रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। उनके पास में कुछ भी नहीं था। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन स्टेट में होता है, जी। डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, या आजकल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहने लगे इन लोगों को। सब डिटेल्स उनके पास होती हैं, कितने मामलों में बरी हुआ, पैरवी की कि नहीं की, अपील किया या नहीं किया, डिस्चार्ज कैसे हुआ, तो इन मामलों का कोई इनके पास रिकॉर्ड नहीं था। हम आपको बताऊं, जी। सजा बहुत अच्छी निर्धारित कर रखी है ड्रग एक्ट में, हम्म। लेकिन एपीपी और उनका जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर होते हैं उनका कोई सामंजस्य नहीं होता है कोर्ट्स जी। के अंदर। जी। अगर वो सामंजस्य रखें और हम्म। गवाहों के बयान टाइम से करवा दें, कोर्ट में जब भी आर्गुमेंट्स हों तब अपने आर्गुमेंट्स
पेश करें और जो सामने वाला वकील है उसको जो आर्गुमेंट्स कॉन्ट्रारी होते हैं तो उस तरह से करके और डिसीजन करवा सकते हैं। लेकिन सालों तक जो है ये लोग कभी जाते ही नहीं है कोर्ट्स में। और ड्रग कंट्रोलर के लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है प्रॉपर कि ये हमारे ऑफिसर वहां जाते हैं या नहीं जाते। तो 25-25 30-30 साल आप देखिए कि मेरे केस फाइल किए हुए हैं, उनमें भी 25-25 30-30 साल हो गए, डिसीजन नहीं आए। और डिसीजन आते हैं तो बरी कर दिया या कुछ कर दिया, पता लगाते हैं तो जो डिपार्टमेंट है उसकी अपील नहीं फाइल करता। गुप्ता साहब, ये जो अभी आपने बताया कि 30-30 साल पुराने केस चल रहे हैं, तो हाई कोर्ट का एक सिस्टम है, उस सिस्टम में बिल्कुल इन दिनों उसने बिल्कुल। बहुत सख्ती कर रखी है, और वो ऐसे हाँ, मामले जो बहुत पुराने चल रहे हैं उन पर पूछताछ भी करता है अदालतों से, जो निचली पूछताछ क्या, अदालतें मॉनिटरिंग होती है हाई कोर्ट के लेवल उसकी पे। तो और उसमें मॉनिटरिंग होती है। तो जो ये सम्मन मामला आता अभी है, तक हाई कोर्ट की नजर में नहीं आया कभी? सब आते हैं साहब, सब आते हैं। सबका पता रहता है, जो मजिस्ट्रेट होता है जिसकी कोर्ट में ट्रायल होता है उसको भी पता होता है, वो उसके ऊपर लाल स्याही से इंक से लिख देता है पुराना केस है, इसकी तामील सम्मन की तामील तुरंत कराई जाए। गिरफ्तारी वारंट होते हैं, जारी होते हैं जो गवाह होते हैं उनके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी चलते रहते हैं। कोर्ट में जाके देखेंगे पीओ बैठा है, कोई ठीक नहीं है, अब कोई आया है या नहीं आया, नेक्स्ट डेट मिल जाती है उसकी, और तो सालों फिर तक। कैसे? फिर जब कोर्ट में भी कुछ नहीं हो रहा है, कोर्ट मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर काम नहीं करना चाहते, तो फिर ये रुकेगा कैसे? क्या? बस इसकी यही है कि क्या है कि सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो होते हैं ना, एक जी तो ऑफिसर्स को आप खुला छोड़ दें। जी। एक ये है कि उनका 6-6 महीने में या 3-3 महीने में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम आयोजित करे, विभाग हम्म, आयोजित करे। हम्म, और उनसे जो उनके कोर्टों में केसेस चल रहे हैं उसके बारे में प्रगति रिपोर्ट ले, प्रोग्रेस रिपोर्ट ले, जी। कि इस महीने में आपके जो कोर्ट में जो था इतने ड्रग केसेस आए थे, उसमें आपने क्या क्या किया, बयान दर्ज कराए कि नहीं कराए। और उनके एट रैंडम जो है ना वेरीफाई करे कि लाओ आपके पास जो बयान दर्ज कराए किस गवाह के कराए आप दिखाइए। अगर वो सही है और वो सही तरह से मॉनिटर कर रहा है और सही तरह से कार्य जो प्रक्रिया में शामिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें जल्दी से जल्दी डिसीजन आएगा। डिसीजंस भी मैं बताऊं आपको जी। कि राजस्थान में ही बहुत ही सीमित डिसीजन आए हैं जिसमें सजा हुई है। हम्म, अदरवाइज नकली दवाई जिसमें नील कंटेंट था उसमें बरी कर दिया गया। मैंने कंप्लेंट कमिश्नर को भेजी। अब जी। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते मेरे को नहीं बताते ये लोग बिल्कुल भी, ओ, क्योंकि तो इनको कोर्ट पता से है कि नकली हमने। जीरो कंटेंट हाँ, केमिकल वाली दवा और कोर्ट से बरी हो गया? कोर्ट से बरी हो गया। अरे, तो फिर अधिकतर तो मामलों में कोर्ट ने नील कंटेंट वालों में बरी कर दिया कोर्ट। तो फिर तो ये कह सकते हैं कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, हाँ हाँ, दवा मामले में राजस्थान में पोपाबाई का ही राज है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कंप्लेंट उस डिसीजन की कॉपी भेजी जी कमिश्नर को जी। कि ये देखिए कि इसमें नील कंटेंट 8 पेज का डिसीजन था, इसमें नील कंटेंट था, उसके बाद बाद में डिपार्टमेंट ने क्या किया, इसमें अपील क्यों नहीं फाइल की। और कमिश्नर ने अभी तक जवाब नहीं दिया है उसका? मेरे को जवाब नहीं दिया कमिश्नर। तो फिर मेरी कमिश्नर कोई चिट्ठी का बिठाने। ड्रग कंट्रोलर का जी दरअसल क्या है कि ड्रग कंट्रोलर जो है ना वो ही असिस्ट करते हैं उसको, और जी। वो कोई जवाब नहीं देना चाहते। तो फिर तो गुप्ता साहब, जैसी मेरी जानकारी है, राजस्थान के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में 80% स्टाफ के खिलाफ तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कार्रवाई बिल्कुल चल सही कहते रही हैं है, आप, और बिल्कुल सही कहते उनमें हैं, से भी 80% गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी शायद एक महिला बिल्कुल सही ड्रग कह रहे हैं। इंस्पेक्टर है जो दोबारा रिस्टेट होके आ गई है, जिसको ऑफिस में ही पकड़ा था एसीबी ने। हाँ, तो ये मुझे मुझे जानकारी नहीं है कि वो रीएस्टेट हो गई, लेकिन आप रीस्टेट हो सही कह रहे चुकी हैं। है। वो एक महिला हाँ थी ड्रग हाँ, इंस्पेक्टर, उसको घूस बिल्कुल। लेते हुए दफ्तर में रंगे हाथों पकड़ा गया, वो रीस्टेट हो गई। तो मैं अगर बिल्कुल खुले शब्दों में कहूं, तो ड्रग डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर्स हैं, लगभग सबके ऊपर दाग लगे हुए हैं। तो फिर इन दागी इंस्पेक्टरों से राजस्थान क्या उम्मीद कर सकता है? साहब इसके लिए क्या है कि सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत होती है, और अच्छे ऑफिसर होने तो जी सिस्टम दुरुस्त भी हो सकता है। अभी आप को बताऊं, तेलंगाना में एक आईपीएस लगे हुए हैं, अभी लगे हैं, और कांग्रेस की सरकार आने के बाद में वहां हर दिन 2 या 3 मामले सीजर के हो रहे हैं। जी।
हिंदुस्तान में इतने मामले 5 साल में नहीं हुए जितने उन्होंने 15 मतलब 45 दिन में कर दिए। गुड। पूरे हिंदुस्तान में 5 साल में इतने मामले नहीं हुए होंगे सीजर के जितने उन्होंने 45 दिन में कर दिए। अरे तो मैं कहता हूं उस आईपीएस की तरह के आईपीएस हर स्टेट में होने चाहिए फिर, ताकि हम लोगों को है ना सही तरह की दवाइयां मिल जाएं, सही प्राइस पे मिल जाएं। वहां प्राइस, जो प्राइस के भी मामले हैं डीपीसीओ के, वहां 3 मामले पकड़े गए हैं तेलंगाना में। जी, तो ये देखिए, राजस्थान सरकार ने सेक्रेटरी का दर्जा बढ़ाकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कर दिया, एक अलग से कमिश्नर बिठा दिया, लेकिन आपके इंस्पेक्टर्स का जो अमला है और ड्रग डिपार्टमेंट जो है, उनमें तो सब घोषित भ्रष्टाचारी हैं, सबके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, सब कभी ना कभी ट्रैप हो चुके हैं। तो सरकार की नजर में ये बात आ नहीं रही है क्या कि हम भ्रष्टाचारियों के भरोसे इस ड्रग डिपार्टमेंट या इन जो एक तरह का जनता को जो लूट रहा है दवा बाजार, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसको ऐसा नहीं कह सकते कि जलेबी की रखवाली बिल्ली के हाथों सौंप रखी है? सरकार की पसंद, नेताओं की पसंद भ्रष्टाचारी ही होते हैं साहब। नहीं, ये कहकर जनता को दिलासा नहीं दिया जा सकता कि सरकार की पसंद वही होते हैं। नहीं, गुड। मैं जो जी। कहूँ, जी। हमारी डिमांड ये है सरकार से जी। कि आईपीएस भी लगा दिया जाए। कमिश्नर की जगह एक बार आईपीएस लगा के देखें, जी। और उस आईपीएस से जो है ना सभी को ट्रेनिंग दिलवाएं, सभी आईपीएस को बताएं जी। कि कैसे दवाओं की जो गुणवत्ता को कंट्रोल किया जा सकता है, प्राइसेस को कंट्रोल किया जा अरे सकता है। गुप्ता साहब, और तेलंगाना का एग्जाम्पल दें सबको, मैं ये आपको देखिए बीच में तेलंगाना ने। मैं आपको हम्म। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं कि हम आईपीएस हों, आईएएस हों, हमारे जो राजस्थान का कैडर है आईएएस और आईपीएस का, उसमें भी 10% अधिकारी ऐसे हैं जो कभी ना कभी ट्रैप हो चुके हैं, और अब सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और पता नहीं क्या क्या बन के बैठे हैं। तो ये उम्मीद करना कि सिर्फ आईपीएस लगाने से ही ठीक हो जाएगा, मुझे तो शायद ठीक नहीं लगता। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है, इसमें कोई परिवर्तन करके या संशोधन करके नए सिरे से कुछ किया जा सकता है? दरअसल अभी जो ये कानून में बदलाव किए हैं 3 कानूनों में, जी। केंद्र सरकार ने नए कानून बना दिए उनकी जगह, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी। जी। और उसमें ट्रायल के लिए उन्होंने समयबद्ध निर्धारण कर दिया है। जी। हालांकि ऐसा निर्धारण पहले जो है कंज्यूमर एक्ट में भी था, जी। आरटीआई में भी था कि इतने दिन में जो है ना सूचना दे दी जाए, हम्म। कंज्यूमर एक्ट में भी था कि इतने दिन में फैसले हो जाएं। हम्म। लेकिन इनकी पालना कौन करता है? जी। अगर इनकी पालना सुनिश्चित हो जाए कि इतने दिन में ट्रायल का रिजल्ट हमें देना है, फैसला देना है जी। इतने दिन में, जी। और उस ट्रायल पे मजिस्ट्रेट की भी जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाए, और एपीपी की भी जिम्मेदारी फिक्स कर दिया जाए, जिसको प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहते हैं आजकल, उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाए, तो मेरे ख्याल से काफी सुधार हो सकता है, काफी जो है ना कन्विक्शन रेट बढ़ सकती गुप्ता है। साहब, फिक्स तो है, फिक्स तो पहले भी थी कि 90 दिन में चालान पेश करना है पुलिस को, लेकिन पुलिस करती नहीं हाँ। थी, उसमें तमाम तरह की बहानेबाजी चलती थी। खैर, कोई ऐसा कॉन्क्रीट रास्ता हम बता सकते हैं हमारे दर्शकों को गुप्ता साहब कि वो जब कभी उनको ऐसा लगे कि दवा खरीद में या इलाज के दौरान उसके साथ कुछ चीटिंग हो रही है, तो वो सीधे कहाँ कंप्लेंट कर सकता है? कोई अथॉरिटीज? अब एक तो इन्होंने सुगम पोर्टल बना रखा है राजस्थान गवर्नमेंट ने, जी। लेकिन उसकी भी जो आउटकम है वो कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी मेरे को। मैंने भी कई बार कंप्लेंट डाली उसके ऊपर। जी। तो दवाई से संबंधित मामला है तो कमिश्नर एफएसडीएससी के पास कंप्लेंट कर दें, और प्रेजेंट होके करें। मैं ये चाहूंगा हाँ। लिखित भेजने के बजाय अपनी वेदना जो है ना उनको बताएं, और हर चीज वो जब वहीं पे ऑफिस में ही उनको सारी चीजें दिखाएं कि ये जी। ऐसा है, तो मेरे ख्याल से कार्रवाई तुरंत होगी। दूसरा है कि हॉस्पिटल्स के विरुद्ध, अगर हॉस्पिटल से संबंधित कोई समस्या है तो डिस्ट्रिक्ट के सीएमएचओ या डायरेक्टर जो हेल्थ हैं जी। उनको कंप्लेंट की जाए। अगर जी। डायरेक्टर लेवल पे की जाएगी तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी तरह सुनवाई हो सकेगी। जी। या एसीएस मेडिकल हैं सेक्रेटरीट लेवल पे, उनको कंप्लेंट की जा सकती है। जी। तो दर्शकों, ये थे गुप्ता साहब, जो असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर से रिटायर हुए हैं। उन्होंने हमें बताया कि दवा बाजार में जो गोरख धंधा चल रहा है उससे कैसे निपटा जा सकता है और उस गोरख धंधे के राज क्या है। तो ऐसे ही दवा बाजार और अस्पताल और इलाज से संबंधित ऐसे ही
वीडियो देखने के लिए आप हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। जय हिंद। थैंक यू।